नमस्कार दोस्तों। तो यूएस की नेशनल डिफेंस स्ट्रैटेजी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है इंडो पैसिफिक, खास तौर से इंडो पैसिफिक रीजन के लिए, उसके ऊपर चर्चा करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो ये वीडियो नेशनल डिफेंस स्ट्रैटेजी ऑफ यूएस के ऊपर होने वाली है। अब देखिए, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी के ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने उनके प्रायोरिटीज़ को काफ़ी अच्छे से डिफाइन किया था। उसमें मैंने बताया था कि चाइना को 22 बार मेंशन किया था। चाइना को एक बहुत बड़ा थ्रेट यूएस मान के चल रहा है, एक लॉन्ग टर्म थ्रेट उसको मान के चल रहा था। भारत को उसमें 4-5 बार इन्होंने मेंशन किया और फिर उसके बाद ट्रंप अपनी शेखी बगार रहे थे। ये दोनों बहुत डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी जो है वो व्हाइट हाउस से बन रहा है, ट्रंप के ऑफिस से सीधा ट्रंप का साइन है उस पर। और नेशनल डिफेंस स्ट्रैटेजी जो है वो डिफेंस सेक्रेटरी के ऑफिस से बनती है, जो अभी पीट हेक्सेथ हैं उनके ऑफिस से बनती है। दोनों एक दूसरे से बहुत अलाइंड होते हैं। लेकिन अभी फिलहाल जब आप देखते हो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी और नेशनल डिफेंस स्ट्रैटेजी को, आपको साफ समझ में आ जाएगा कि डंकापति ट्रंप का डॉक्यूमेंट कैसे है और क्यों ये इतना अलग है। बिकॉज एक कन्फ्यूजन, एक सीधी तौर पर कन्फ्यूजन वहाँ पर आपको दिखाई देगी, जिसके ऊपर हम अभी चर्चा काफ़ी डिटेल में, इसको चर्चा लंबी ले चलेंगे, काफ़ी डिटेल में इसको एक एक पॉइंट को बिल्कुल पढ़ पढ़ के मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि क्या चाह रहा है ट्रंप एक्चुअल में। अब यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हुई है। देखिए, क्वाड से मुझे कोई बहुत उम्मीद भी नहीं थी। तो क्वाड का एज यू नो कि डंकापति आदमी 17 में खुद क्वाड को शुरू करने वाला, मतलब 17 में एक तरीके से रिवाइव करने वाला, उसके बाद उसको फिर से छोड़ देने वाला कि नहीं भाई मज़ा नहीं आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, मैं नहीं करूँगा भाई, मैं तो चल रहा हूँ घर। ऐसी वाली बात थी क्वाड के साथ। तो क्वाड तो छोड़े, मैं उम्मीद नहीं थी। ताइवान से मुझे ऐसा बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि यूएस ताइवान के साथ ये करेगा। अपनी पूरी नेशनल डिफेंस स्ट्रैटेजी में ताइवान को कहीं पर मेंशन भी नहीं किया है। यही सेम हाल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी का था। ताइवान को कहीं पर इन्होंने मेंशन नहीं किया और ताइवान को एक तरीके से इन्होंने बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। पता है आपको कैसी बात है? ये ऐसी बात है कि मेरे दोस्त की किसी पर्सन से लड़ाई हो जाती है, वो मेरा दोस्त जो है मेरे पास आता है, यार मुझे तेरी मदद चाहिए, तू चल मेरे साथ। मैं कहता हूँ ठीक है भाई, चल तू आगे आगे चल, मैं तेरे पीछे पीछे चलता हूँ और बहुत मारेंगे उसको। फिर हम वहाँ पहुँचते हैं। वो जब मैं उसको देखता हूँ तो वो एक बहुत ही बड़ा सा 6.5 फीट का बॉडी बिल्डर आदमी, बहुत बड़ा फ्रेम का आदमी खड़ा रहता है और मेरी हालत ख़राब हो जाती है उसको देख के। फिर मैं अपने दोस्त को वहीं उसके सामने समझाने लग जा रहा हूँ कि भाई तू ऐसा कर, तू ना पहले जिम कर, तू अपनी ताकत बना, फिर तू इतना बड़ा फ्रेम कर अपना, और फिर आएंगे ना, फिर हम इसको हरा देंगे। वो एक ऐसी वाली बात थी। वही किया है यूएस ने ताइवान के साथ। अरे भाई, मुझे यही कहना था, मैं पहले ही कह देता ताइवान को कि भाई, मैं पहले ही अपने दोस्त को समझा देता वहीं पर जब इसने मुझे बुलाया कि भाई नहीं चलते हैं, वो बहुत बड़ा आदमी है, बहुत मोटा फ्रेम का आदमी, उससे नहीं लड़ पाएंगे हम। अब उसको उसके सामने ले जाके और फिर मैं बैकआउट कर जा रहा हूँ जहाँ पे उसका पिटाई होना ही उसकी एकदम निश्चित है। जब आप खुद अपने डॉक्यूमेंट में इस बात तो कह चुके हो कि ताइवान के ऊपर अग्रेशन यूज़ करने वाला है चाइना 2027 में, उसी ताइवान को आप, यू हैव लेफ्ट ताइवान एकदम बिल्कुल अलोन, आइसोलेटेड। अब उनके पास कहीं जाने का कोई ऑप्शन नहीं है। ये बात इस नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी में साफ साफ पता चलती है। डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं कैसे कैसे क्या क्या किया है डंकापति जी ने। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि प्रीलिम्स इज राइट डाउन द कॉर्नर 2026 का प्रीलिम्स है और आपको उसमें प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, रिवीजन की बहुत ज़रूरत है। तो ये अनअकैडमी रिवीजन टेस्ट सीरीज आपकी काफ़ी मदद करने वाला है। इसमें 8 सब्जेक्ट वाइज ऑनलाइन टेस्ट हैं, 22 इसमें फुल लेंथ टेस्ट हैं, 11 जीएस के, 11 सीसैट के, प्लस इसमें जो एक एक क्वेश्चन है वो एजुकेटर्स ने खुद क्यूरेट किए, एकदम एग्जाम लाइक क्वेश्चन आपको मिलेंगे। प्लस इसमें हर टेस्ट के बाद एक डिटेल एनालिसिस जो वीडियो आएगी वो एजुकेटर खुद लेगा, तो आपको एक एक चीज़ यहाँ पर समझ में आ जाएगी। इसका कॉस्ट सिर्फ 1999 है। इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। जब आप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर आपको जो कोड का ऑप्शन आएगा, अप्लाई कोड का, वहाँ पर आप APYT10 अप्लाई करके इसमें एडिशनल डिस्काउंट पा सकते हैं। लिंक मैंने इसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस बैच को, इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ क्वाड की अगर हम देखें तो क्वाड को बनाया गया था इस तरीके से। अगर आप इसको नक्शे पर जोड़ेंगे तो पता ही होगा आपको इसके बारे में, एक क्वाड्रिलेटरल शेप का कुछ बनेगा जिससे पूरा इंडो पैसिफिक जोन कवर हो जाएगा। यानी कि इसमें ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूएस। तो यूएस की सबसे स्ट्रैटेजी ये थी कि हम ऐसा करेंगे कि क्योंकि पूरी दुनिया में अगर आप देखो इकोनॉमिकली, मिलिट्रीली, अगर यूएस को इस समय पर कोई बहुत बड़ी टक्कर या चैलेंज दे पाएगा वो चाइना है। और इसीलिए यूएस चाइना को अपना बहुत लॉन्ग टर्म चैलेंजर मानता है, अपना सबसे बड़ा चैलेंजर मानता है। तो इसीलिए वो इंडो पैसिफिक जोन को बहुत ज़्यादा फोकस में रखता है, चाइना को डिटर करने के लिए, मतलब चाइना के खिलाफ एक डिटरेंस हो जाए, चाइना आतताई ना हो जाए, अग्रेसिव ना हो जाए। इसलिए हमेशा उन्होंने काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया इस पूरे जोन में। और भारत से जो रिलेशनशिप थी इस पूरे दौरान, जापान की जो रिलेशनशिप है, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, इन देशों से जो इनकी रिलेशनशिप है, वो भी चाइना को डिटरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए इन्होंने रिलेशनशिप अपनी बनाई हुई है। तो क्वाड को अगर आप नक्शे पर जोड़ो तो पूरा इंडो पैसिफिक जोन कवर हो जाता है और इसीलिए क्वाड की पूरी स्थापना थी। अब क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बन रहा था तो एटलीस्ट आप ये
मतलब आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि क्वाड जैसी जो संस्था आपने बनाई हुई है, जो एक अलायंस आपने बनाया है, उसका मेंशन उसमें होना चाहिए। 24 पेज का डॉक्यूमेंट है नेशनल डिफेंस स्ट्रैटेजी का, और इस डॉक्यूमेंट को 23 जनवरी को रिलीज किया, और डंकापति के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मतलब पूरा एक कंफ्यूजन आपको दिखाई देगा, बिकॉज उसमें कहीं पर भी दूर दूर तक क्वाड को मेंशन नहीं किया था इन लोगों ने। अब आप सोचिए कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट जोन जो था वो इंडो पैसिफिक जोन था, उसमें आपने क्वाड को ही मेंशन नहीं किया है, और आप हमेशा चिल्ला चिल्ला के ये बात कहते रहते हो कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट जोन जो है वो इंडो पैसिफिक जोन है। अब ये बिल्कुल बहुत ही साफ क्लियर बात है कि जो क्वाड वहाँ पर मेंशन नहीं है, तो 2022 का जो नेशनल डिफेंस स्ट्रैटेजी देखते हो उसमें क्वाड को कई बार मेंशन किया गया था। तो इन दोनों को अगर आप कंपेयर करो, वो 2022 का जो नेशनल डिफेंस स्ट्रैटेजी थी वो जो बाइडेन के टर्म में आई थी, उसको और ट्रंप वाले नेशनल डिफेंस स्ट्रैटेजी दोनों को कंपेयर करते हो, साफ आपको क्लियर इंडिकेशंस मिलते हैं कि बाइडेन ने ट्रंप की लेगेसी को बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ाया था, और ट्रंप ने आकर के उसको गुड़ गोबर कर दिया एकदम। कैसे, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर ये पूरा एक कंपैरिजन है, 2018 की नेशनल डिफेंस स्ट्रैटेजी आपको दिख रही है, 2022 की दिख रही है, और 2026 की दिख रही है। 2022 वाली नेशनल डिफेंस स्ट्रैटेजी में आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा फोकस है, जो बड़े बड़े डब्बे दिख रहे हैं, खूब फोकस इस पे आपको दिख रहा है। 3 बड़े डब्बे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये स्पेशल इंटरेस्ट का डब्बा है, ये अदर इंटरेस्ट का डब्बा है, जिसको अभी मैं आपको चर्चा कर दूंगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो हमें फोकस करना वो ये वाला डब्बा है जो इंडो पैसिफिक का है, चाइना और इंडो पैसिफिक का। ये बॉक्स है जिस पर 2022 की नेशनल डिफेंस स्ट्रैटेजी में खूब बात की गई थी, खूब मेंशन किया गया था, चाइना को कैसे डिटर करना है उसके ऊपर बात की गई थी। ये डब्बा आपको यहाँ पर कम होता दिखाई दे रहा है, और पूरी तरीके से एकदम कम इसको नहीं कर दिया गया कि एकदम ख़त्म कर दिया गया हो, लेकिन कम कर दिया गया है। उसके पीछे का रीज़न बहुत क्लियर है कि ट्रंप के अदर इंटरेस्ट्स जो हैं, ट्रंप का सबसे बड़ा इंटरेस्ट खुद होमलैंड पर आ चुका है। अपने अमेरिका फर्स्ट का जो नारा वो देते हैं, अपनी अमेरिका की सिक्योरिटी को लेकर के वो कंसर्न है, बाउंड्री पूरा कवर कर दो, ये सब के ऊपर ज़्यादा फोकस है, दूसरे रीजन्स के ऊपर कम फोकस है, इवन यूरोप पे भी कम फोकस है। वहीं अदर इंटरेस्ट एकदम ख़त्म, और स्पेशल इंटरेस्ट एकदम ख़त्म। अदर इंटरेस्ट और स्पेशल इंटरेस्ट क्या है? स्पेशल इंटरेस्ट में हम क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात करते हैं, हम एक्सट्रीमिज्म इन मिलिट्री के ऊपर चर्चा करते हैं, वो सब स्पेशल इंटरेस्ट है। अदर इंटरेस्ट में नॉर्थ कोरिया आ जाता है, या वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, ये सब जो है वो अदर इंटरेस्ट हो जाते हैं। अब आप देखो ट्रंप और उनकी नेशनल डिफेंस स्ट्रैटेजी, ट्रंप के बयान और उनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल डिफरेंट है। एक तरफ ट्रंप आर्कटिक की बात करते हैं जो कि अदर इंटरेस्ट में आता है, नॉर्थ कोरिया की बात करते हैं, न्यूक्लियर की बात करते हैं, इन सब की बात बार बार करते रहते हैं, बार बार उसका अपना बयान देते रहते हैं, लेकिन उनकी नेशनल डिफेंस स्ट्रैटेजी में कहीं भी वो रिफ्लेक्ट नहीं होता है। जिस मिडिल ईस्ट के ऊपर वो इतना फोकस देते हैं, उस मिडिल ईस्ट के ऊपर फोकस 2022 से ज़्यादा उन्होंने बढ़ा दिया है। यहाँ पर बाइडेन की स्ट्रैटेजी बिल्कुल डिफरेंट थी, और कहते भी हैं कि बाइडेन का बहुत ही क्योटिक एडमिनिस्ट्रेशन था मिडिल ईस्ट का, बहुत ही क्योटिक, बहुत ही खराब, बहुत ही खराब। ट्रंप का कहते हैं कि उससे भी ज़्यादा क्योटिक है, क्योंकि वो कहते कुछ और है, करते कुछ और है, लेकिन डिफेंस स्ट्रैटेजी में उसके ऊपर फोकस थोड़ा सा इन्होंने बढ़ा दिया है। तो अब कुल मिला जुला करके अगर हम देखें ट्रंप की बात में, तो जो वो कह रहे हैं और जो उनकी स्ट्रैटेजी बन करके आ रही है, उसमें कोई समन्वय, कोई मेल जोल नहीं दिखाई देता है। इसीलिए सारे एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ही इज़ वेरी वेरी कन्फ्यूज्ड अबाउट व्हाट ही इज़ डूइंग, और वो साफ साफ इंडो पैसिफिक का उनका जो स्ट्रैटेजी है उसमें दिखाई देता है। देखिए क्वाड की जो 2022 में जो उसको मेंशन किया गया था, वहाँ पर क्वाड को एक सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और आगे ले चल के कुछ बनाने की कोशिश बाइडेन ने की थी। क्या था कि पहले क्वाड को जब बनाया गया, जब ट्रंप ने उसको रिवाइव किया 2017 में, तो उसको एक चाइना अगेंस्ट चाइना या एंटी चाइना ग्रुपिंग के तौर पर दिखाने की कोशिश करी थी, और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। बाइडेन आते हैं, बाइडेन कहते हैं नहीं, ये सिर्फ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, इसको हम और भी स्फीयर्स में ले जाएंगे, और उन्होंने फिर क्लाइमेट, साइबर, हेल्थ, जापान ने भी काफ़ी इसमें कंट्रीब्यूट किया, तो उसको फिर क्लाइमेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, साइबर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हेल्थ इनिशिएटिव्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वाड को आगे ले गया गया। काउंटर टेररिज्म के लिए बहुत क्वाड ने काम किया, तो ये सब इसी की वजह से हो पाया, क्योंकि इसको सिक्योरिटी से ऊपर हटा करके और भी बहुत कुछ बनाने की कोशिश की गई। प्लस जो ये एंटी चाइना इसकी इमेज थी इस पूरी ग्रुपिंग की, उसको ख़त्म किया इन्होंने, अवॉइड किया, बार बार चाइना का नाम लेना भी इन्होंने अवॉइड करना शुरू किया। अगर आप देखोगे लीडर्स की मीट, तो बार बार ये लोग चाइना का नाम कहीं नहीं लेते, कभी भी नहीं लेते, और चाइना को स्पेसिफिकली मेंशन भी नहीं करते क्वाड में। आप क्वाड की पुरानी सारी स्पीचेस उठा के देख लीजिएगा, कोई भी मेंशन नहीं कर रहा है चाइना को, क्योंकि वो एक इस ग्रुपिंग को एंटी चाइना ग्रुपिंग के तौर पर नहीं, बल्कि
कोई भी अगर एग्रेशन करता है उस पूरे रीजन में, कोई इंटरनेशनल लॉ को नहीं मानता, मैरीटाइम बाउंड्रीज को नहीं मानता, तो उसके खिलाफ ये ग्रुपिंग खड़ी रहेगी। इस तौर पर इसको प्रोजेक्ट करने की कोशिश करी। ट्रंप ने पूरा एकदम बर्बाद इसको कर दिया है। कैसे? 2007 में एक्चुअल में शुरू हुआ था, फिर ख़त्म हो गया था, इट डाइड, बट देन ट्रंप ने ही इसको दोबारा से रिवाइव किया। और इसीलिए सबसे ज़्यादा शॉकर इस पर आता है कि भाई तुमने ही तो इसको बनाया था, तुम्हारा ही तो ये विजन था, यू टोल्ड इट वॉज योर ब्रेन चाइल्ड, और अब आप उसको बर्बाद कर दे रहे हो, आपने उसको ख़त्म कर दिया। तो 2017 में इन्होंने, जब इनका पहला टर्म था, तो इसको शुरू किया था और उसकी लगातार मीटिंग होती थी। मतलब कहते हैं कि बाइडेन का टर्म जब शुरू हुआ था तब तक 4 सबसे इम्पॉर्टेंट समिट्स जो हैं क्वाड के हो चुके थे। मतलब टेक्निकली 17-21 हर साल ये लोग एक बार मिल रहे थे, एक साल में 2 बार भी मिल चुके हैं एक बार ये लोग। तो ये स्थिति थी कि क्वाड बहुत ही एक्टिव था और बहुत शानदार काम कर रहा था, और बाइडेन से एक्सपेक्टेड तो नहीं था, लेकिन उन्होंने इस लेगेसी को फॉरवर्ड लेके गए और फिर वहाँ पर भी रेगुलर मीटिंग्स होती रहती थी। अब जो लास्ट मीटिंग क्वाड की वो 2000 इम्पॉर्टेंट समिट जो हुआ वो 2024 में हुआ, उसके बाद से ये डेड है। और 2025 के दिसंबर में अभी एक मीटिंग हुई थी जो काउंटर टेररिज्म वर्किंग ग्रुप की थी। बहुत सिग्निफिकेंट नहीं था, बट ये मीटिंग हुई थी, उसमें यूएवी थ्रेट्स और इमर्जिंग टेक के ऊपर बात उन्होंने वहाँ पर करी थी। लेकिन उसके बाद ये गायब है, इसका पत्ता गोल है। जो यूएस के एम्बेसडर हैं भारत में, सर्जियो गोर, वो इसको बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं। उनको ऐसा समझ, क्योंकि वो ग्राउंड पर हैं, उनको समझ में आती है डायनेमिक्स। वो उनका मानना है कि क्वाड को पुनर्जीवित करना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए उन्होंने ये आश्वासन भी दिया था कि हम 2026 में, अर्ली फर्स्ट क्वार्टर में 2026 के कोशिश करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर्स की समिट एक बार करवाई जाए। हालांकि मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है, ट्रंप जैसा जो पूरा लफड़ा आदमी है उससे कुछ उम्मीद आप नहीं रख सकते हो कि वो ऐसी ग्रुपिंग्स को आगे बढ़ाएगा। वो पाकिस्तान को वहाँ पर वो पैसा वैसा लगा दिया उसने, उसको उसी में मज़ा आ रहा है, तो इसको क्या देखेगा वो होते हैं ना बिजनेस, पूरा टोटल बिजनेस माइंडेड आदमी, तो वो उसको बहुत ज़्यादा इस सिक्योरिटी से और इससे कोई बहुत मतलब नहीं है। उसने कह दिया ना भाई कि हम यूएस में चारों तरफ जो है केज बना देंगे, उसको पूरा कवर कर देंगे, तो हम सिक्योर हैं। तो उसी फितूर में वो अभी फ़िलहाल चल रहा है। अब अगर हम मार्को रूबियो का स्टेटमेंट देखें, अभी रिपब्लिक डे पर क्या हुआ कि मार्को रूबियो ने अपने मतलब विश किया भारत को रिपब्लिक डे पर, और उसमें उन्होंने क्वाड का मेंशन किया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी क्योंकि दोबारा से क्वाड की बात शुरू हुई। मार्को रूबियो ने यहाँ पर सीधी तौर पर कहा कि हमें जो हमारा ग्रुपिंग है क्वाड, उसमें इंगेजमेंट और बढ़ाना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देयर इज सम टॉक इनटू ट्रम्प्स एडमिनिस्ट्रेशन अबाउट क्वाड, बट जिससे उम्मीद है ट्रम्प से, वो चीज़ आपको दिखाई नहीं देता है। अब नेशनल डिफेंस स्ट्रैटेजी है जो कि क्वाड को मेंशन नहीं करती है, जो अभी फ़िलहाल आई है, और नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, जो नवंबर 2025 में जो रिलीज़ किया गया। दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क दिखाई देता है। कैसे फ़र्क दिखाई? देखिए, दोनों पहले डॉक्यूमेंट्स को समझ लेते हैं थोड़ा सा। जो ये नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी है, जिसके ऊपर ऑलरेडी मैं इसको कवर कर चुका हूँ, उसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, ये व्हाइट हाउस से आता है डायरेक्टली। तो ट्रंप का सीधा सीधा ये अमेरिका फर्स्ट का जो कैंपेन है, वो आपको नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी में बहुत अच्छे से दिखाई देगा, और ट्रंप के उस पर साइन भी है। नेशनल डिफेंस स्ट्रैटेजी जो है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के ऑफिस से बनती है, मतलब पीट हेगसेथ जो हैं उस समय पर, उनके ऑफिस से बनती है। उसमें क्या होता है, उसको बनाया जाता है एनएसएस को दिमाग में रख के, मतलब नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी को दिमाग में रख करके डिफेंस स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि भाई हमें रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी मिलिट्री रिक्वायरमेंट क्या होगी, हमारी बजटरी प्रायोरिटीज़ क्या होगी, किससे कहाँ पर कितना पैसा खर्चा करना है, किसको कितना फोकस में रखना है, कैसा स्ट्रक्चर होगा। तो एनएसएस और एनडीएस दोनों के बीच में मेल जोल होना बहुत ज़रूरी है। अब अगर हम एनएसएस को देखें, अगर हम एनएसएस फ्रेमवर्क को समझें, तो वहाँ पर सीधा सीधा आपको अमेरिका फर्स्ट का अप्रोच दिखाई दे रहा है। वो चीज़ हमें एनडीएस में भी अमेरिका फर्स्ट का अप्रोच दिखाई देता है। मैं एक बार और आपको ये वाला टेबल दिखा देता हूँ, थोड़ा सा आपको ध्यान में रहे। आप देखो कि यहाँ पर इन्होंने होमलैंड के ऊपर और अमेरिकन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस देना शुरू किया है। वो एनडीएस में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर तो आपको एक बहुत अच्छा मेलजोल इसमें दिखाई दे रहा है अमेरिका फर्स्ट के कैंपेन में। अब अगर आप नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी की बात करें, चाइना को 22 बार मेंशन किया था उसमें, और चाइना को ये अपना एक लॉन्ग टर्म चैलेंजर मानते हैं और कहते हैं कि हमारी प्रायोरिटीज़ चाइना की तरफ होनी चाहिए। कोई मिलिट्री एग्रेशन नहीं होगा, लेकिन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बॉर्डर कंट्रोल जो है वो हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो नेशनल डिफेंस स्ट्रैटेजी में वो चीज़ आपको दिखाई दे रही है बॉर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई हम बॉर्डर को सील कर देंगे और ये हमारा प्राइमरी मिशन होगा। सेकंड जो इंपॉर्टेंट मिशन है,
कि चाइना को डिटर करना है इंडो पैसिफिक में, चाइना को डिटर करना है इंडो पैसिफिक में, और एक बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट करना है कि चाइना इतना ताकतवर ना हो जाए कि वो यूएस को पीछे छोड़ने लग जाए, वो यूएस का आउटस्मार्ट कर दे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ये स्ट्रैटेजी इनकी होगी, पर उस स्ट्रैटेजी के लिए इनको क्या करना पड़ेगा, उस स्ट्रैटेजी के लिए इनको इस रीजन में अलाइज के ऊपर थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, अच्छे अलायंस बनाने पड़ेंगे, क्वाड जैसी ग्रुपिंग्स को और स्ट्रांग करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी जो कि मिसिंग है। क्वाड को आपने मेंशन नहीं किया और आप चाइना को डिटर करने की कोशिश कर रहे हो इंडो पैसिफिक के अंदर। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस, नो बडी अंडरस्टैंड दिस। मतलब आप देखो कि जितने भी एक्सपर्ट्स ने इसके ऊपर बयान दिया, सब ये कह रहे हैं कि क्या हो रहा है ये, मतलब क्यों ही हो रहा है। बाइडेन के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उन्होंने कहा कि बहुत इट इज़ अ डिज़ास्टर, दिस नेशनल डिफेंस स्ट्रैटेजी इज़ अ डिज़ास्टर। अगर आप इंडो पैसिफिक को ऐसे छोड़ दोगे, अपने अलाइज को ऐसे छोड़ दोगे और उनसे इतना एक्सपेक्ट करोगे, आप ख़त्म हो जाओगे इंडो पैसिफिक में, आप रेलेवेंट ही नहीं बचोगे इंडो पैसिफिक के अंदर। कैसे हम कंपेयर करते हैं, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी को उठाते हैं और उसको हम दोनों नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी 2025 और 2022 दोनों को कंपेयर करके देखते हैं। अब इसमें अगर आप देखो तो इंडो पैसिफिक को इन्होंने सेकंड इंपॉर्टेंट रीजन माना है अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी में। पहला यूरोप है, दूसरा इंडो पैसिफिक है। इंडो पैसिफिक में इनको लिए सबसे बड़ा कंपटीशन है चाइना, और दूसरी चीज़ इसमें इन्होंने एक्सपेक्ट किया, क्योंकि ये अमेरिका फर्स्ट का अप्रोच लेकर के चल रहे हैं जो कि काफ़ी रियलिस्ट अप्रोच है, तो इनका मानना है कि भाई अमेरिका जितना कंट्रीब्यूट करता है सिक्योरिटी के लिए, जितना कंट्रीब्यूट करता है अपने अमेरिका का डिफेंस बजट और बाकी देशों का डिफेंस बजट, आप कभी कंपेयर करके देखना। अब ये एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि भाई बाकी की जो देश हैं जो हमारे साथ ग्रुपिंग में, या जो भी हमारे एलाइज हैं, उनसे एक ट्रांजैक्शनल रिलेशन रखा जाए, मतलब कि वो भी इतना ही कंट्रीब्यूट करें अपने डिफेंस के ऊपर, और वो भी ऐसा ही करें, वो भी अपना डिफेंस को और स्ट्रांग बनाए, तब जा करके हम चाइना को ताइवान स्ट्रेट में और इन सब एरियाज़ में हम उसको डिटर कर पाएंगे। मतलब कि साफ तौर पर इन्होंने किसको कहा है, जो इनके एलाइज हैं। इनके एलाइज कौन है, इनके एलाइज हैं जापान, इनके अलाइज हैं साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया। इन देशों को साफ तौर पर इन्होंने कह दिया है कि भाई आप खुद का अपना देख लो, आपको अपना डिफेंस खुद, अपनी जीडीपी का जो कुछ हिस्सा है वो डिफेंस पर खर्चा करना, और यही ये नेटो से भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो एक ट्रांजैक्शनल टाइप का रिलेशन ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये उसके ऊपर इन्होंने बयान दिया है। इसका मतलब कि साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान को अब अगर यूएस के साथ मिल करके इस रीजन में काम करना है तो उनको खूब सारा खर्चा अपने डिफेंस के ऊपर करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू देम। और शॉकिंगली इसमें इंडिया को भी मेंशन करते हैं, ये कहते हैं कि भाई इंडिया को भी उतना ही कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, बल्कि हम इंडिया से तो और ज़्यादा एक्सपेक्टेड है कि वो खर्चा करे और चाइना को वहाँ पर डिटर करे, क्योंकि इंडिया के लिए भी चाइना एक बहुत बड़ा खतरा है और लॉन्ग टर्म एनिमी है चाइना इंडिया का। तो ये मतलब अपने सारे एलाइज से इंक्लूडिंग क्वाड, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया, सबसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई आप हमारे साथ ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप बनाओ। ऐसा नहीं है कि यूएस सबकी जिम्मेदारी लेगा, जो कि इन्होंने नेटो में कह दिया। तो नेटो बर्बाद हो गया, नेटो से ये इररेलेवेंट हो गए। अब ये यहाँ से भी, इंडो पैसिफिक से भी इसीलिए इररेलेवेंट हो जाएंगे, क्योंकि आप लगातार ये दिखाने की कोशिश करो कि भाई हम ही हैं, हम ही हैं, हम ही हैं, हम ही सब कुछ करने की कोशिश, हम ही सब कुछ करते आए हैं, अब तुम्हें भी करना पड़ेगा। जैसे ही आप ये इस अप्रोच पर आते हो, भाई तुम्हारे साथ कोई ग्रुपिंग क्यों बना रहा है, क्योंकि तुम उनको एक सिक्योरिटी गारंटी देते हो, वरना तुम्हारा क्या काम है भाई इंडो पैसिफिक में। हु आर यू इन इंडो पैसिफिक, आप कौन हो। जाहिर सी बात है, आप एक सिक्योरिटी गारंटी प्रॉमिस करते हो, इसलिए आप हो। आप नेटो में क्या हो, आप सिक्योरिटी गारंटी प्रॉमिस करते हो बहुत सारे छोटे देशों को, फिनलैंड जैसे देशों को, तो इसलिए वो लोग रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए दे वांट यू देयर। पर अगर आप एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप बनाना चाहते हो, भाई आपका बजट, बाकी देशों का बजट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, वो नहीं हो सकता ग्रुपिंग में, और इसीलिए ग्रुपिंग्स बनाई जाती हैं। छोटे बड़े सारे देश एक साथ आकर के डिटर कर पाए किसी एक ऐसी पावर को जिससे डर है उनको। भाई छोटा देश तुम्हारे साथ इसीलिए तो जुड़ रहा है, भाई क्यों जुड़ रहे हैं नेटो के सारे छोटे देश तुम्हारे साथ, क्यों यूक्रेन ज्वाइन करना चाहता है, कि भाई उसको पता है अगर रशिया मुझ पर अटैक करेगा तो पूरा नेटो आ जाएगा मुझे हेल्प करने। इसीलिए तो अगर आप उसी चीज़ को ख़त्म, उसी प्रोबेबिलिटी को ख़त्म कर देते हो, तो फिर आपके साथ जुड़ने का मतलब ही क्या है। तो अब इन्होंने मतलब 2022 की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी, जो कि क्वाड को एक अलग लेवल पर ले जाना चाहती थी, जो कि बहुत आइडियोलॉजिकल थी, यहाँ पर 2025 की जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी है वो एक बहुत ही बिजनेस माइंडेड टाइप की स्ट्रैटेजी है, जहाँ पर एक ट्रांजैक्शनल रिलेशन बनाने की कोशिश है, उसको रियलिस्ट बनाने के चक्कर में एकदम बकवास बना दिया है, और उससे ये चाइना को डिटरेंस देना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अब अंत में आकर के बात करते हैं ताइवान की।
ताइवान तो छोड़ो, जापान और साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया को तो साफ इसने कह दिया कि भाई अपना डिफेंस पे खर्चा करो ना, हम कुछ नहीं जानते। बेचारे ताइवान का क्या होगा? ताइवान जिसको चाइना मतलब एक देश भी नहीं मानता, उस ताइवान को, वो मैंने जो आपको शुरुआत में स्टोरी बताई ना, उसके साथ यही किया। अपनी सारी डिफेंस स्ट्रैटेजी में, सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी में आपने ताइवान को हमेशा मेंशन करते रहे, ताइवान को आगे करके आप उसके पीछे से इस पूरे रीजन में रेलेवेंट बने रहने की कोशिश किया, और एंड वक्त पर आए और आपने क्या देखा कि ताइवान को कहीं पर इन्होंने मेंशन भी नहीं किया है। अगर आप इस डॉक्यूमेंट में कोट अनकोट चीज़ों को पढ़ो तो यहाँ पर इन्होंने कह दिया कि अपनी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो भाई, आप लोग खुद को डिफेंड करो सारे थ्रेट से, और यूएस का लिमिटेड सपोर्ट होगा, बहुत लिमिटेड सपोर्ट यूएस का होगा। साफ कह दिया भाई अपना देख लो, हमारा प्रायोरिटीज़ अलग है, हम अपना बॉर्डर सील करके बैठेंगे, हमें नहीं पता वहाँ पर क्या हो रहा है, हम बहुत इंटरेस्टेड नहीं हैं। और उस इंडो पैसिफिक को ये दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन मानते हैं। तो अब आपको ये सब देख करके, ये सब समझ करके ये बात समझ में आ रही होगी कि क्यों मैक्रॉन एक यूएस से बाहर निकल करके ईयू को बहुत इंपॉर्टेंट बनाना चाहते हैं, क्यों ये लोग एक ग्रुपिंग बना रहे हैं, क्यों ये लोग अपना एक दूसरे को समर्थन दे करके उसको आइसोलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज ट्रम्प की स्ट्रैटेजी बहुत ही क्योटिक है, ये बहुत ही ज़्यादा एक बहुत अजीब सी कंफ्यूज्ड स्ट्रैटेजी है जिस पर ट्रम्प अभी काम कर रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है कई रीजन्स के अंदर। ये बात सबको समझ में आ चुकी है। तो अब आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।